कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। मैं मनोज सर अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मुझे अच्छा लग रहा है कि क्लासेस अच्छी चल रही है हमारी, और हम पढ़ा रहे हैं भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो रूल्स रेवोल्यूशन था, यानी कहीं ना कहीं भारत में ये संवैधानिक सुधार चल रहे थे। ठीक है ना? तो भारत में संवैधानिक सुधार चल रहे हैं और किस तरह से भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और किस तरीके से भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया में एक बड़ा योगदान दिया जा रहा है। ब्रिटिश जो रूल्स रेगुलेशंस भारत में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की नींव को मजबूत कर देंगे। आप इतना समझ लीजिएगा मेरे बच्चों, ठीक है? तो ये कहानी आपके साथ जुड़ रही है। अब मनोज सर की जो क्लासेस हैं वो आपके साथ चलती रहेंगी, आप चिंता मत कीजिएगा। चलिए, हमने भारत के संवैधानिक विकास की बात करी थी, इनके भारत में ब्रिटिश रूल्स की बात कर रहे थे, और इस तरह से कहीं ना कहीं भारत में जो शासन चल रहा है ब्रिटिश का, वो भारत के संविधान को एक नया रूप देने जा रहा था। और बाद में इन सब चीजों को जोड़ने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है, और यही सब चीजें, ये सभी फैक्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होने शुरू हो जाती है। तो भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया इन्हीं एक्टों के द्वारा चलती है। इन्हीं एक्टों के द्वारा से भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। आप इतना समझ लीजिएगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए पॉलिटी का एक आपने एक बड़ा अच्छा चैप्टर्स आपने मिस कर दिया है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मिस करे चैप्टर को। इसलिए अच्छे से सारे जितने भी लेक्चर मैं लिख रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लगभग 8-7 लेक्चर और होंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ के चलना, बहुत अच्छा पढ़ के चलना है और अच्छा कवर अप करना है सारा टॉपिक जितने भी हैं। और ये समझ लीजिए कि संविधान आपके जो तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक मदद करेगा आपके लिए, ठीक है? चलिए, मैं मनोज सर आपकी क्लासेस स्टार्ट करता हूं। आज का मेरा टॉपिक क्या है? आज का मेरा टॉपिक चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813 चार्टर एक्ट बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आएगा, फिर 1853 का चार्टर एक्ट आया, और इससे पहले 1793 का चार्टर एक्ट आया था। ठीक है ना? बड़ी खुशी होती है जब मैं आपको पढ़ाता हूं और आपसे मिलता हूं और आपकी बातें को मैं सुनता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं वास्तव में एक अच्छे विद्यार्थी को या बहुत अच्छे विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूं। और सभी विद्यार्थी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं। और क्लासेस में भी आपसे ऑफलाइन क्लास में मुलाकात होती रहेगी और ऑनलाइन क्लासेस में तो हो रही है डेफिनेटली। तो कोई बात नहीं, हम इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे आपके साथ। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है चार्टर एक्ट 1813। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आपको पूरे अच्छे से कर करके चलना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें 4-5 फैक्ट्स हैं जो बताऊंगा मैं, उसके बाद एक क्लासेस ऑफ हो जाएगी। उसके बाद चार्टर एक्ट जो है 1833 आएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस कर दिया तो समझ लीजिएगा आपका काफी नुकसान हो गया इनके एजुकेशन के मामले में आपका। और यूपीएसआई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशल स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैप्टर तो आपका डेफिनेटली यहां से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो 100% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। आप प्लीज सारे चैप्टर अच्छे तैयार कीजिएगा। चलिए, आगे चलता हूं। चार्टर 1813 में पहली फैक्ट क्या है कि जो इंडियन एजुकेशन है, जो इंडियन एजुकेशन है, यानी कि जो भारतीय शिक्षा है, उसका डेवलपमेंट कैसे उसका विकास कैसे किया जाए। यानी कि भारतीय शिक्षा में कहीं ना कहीं साहित्य का विकास किया जाना है, यहाँ पे रिसर्च का विकास किया जाना है, यहाँ पे विज्ञान से जुड़ी हुई जो फैक्ट्स होती हैं, आविष्कार होते हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ जो तैयारियां होती हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे पहली बात है इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा के विकास के लिए पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के माध्यम से 1 लाख रुपए, यानी कि इंडियन एजुकेशन के विकास के लिए, और किसके इंडियन एजुकेशन, साहित्य के लिए, भारतीय साहित्य के लिए, भारतीय साहित्य के लिए एवं विज्ञान के लिए, विज्ञान के विकास के लिए, ठीक है। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही थी। खर्च करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत के जो एजुकेशन सिस्टम को जो है पहली बार कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि ब्रिटिश सरकार भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस है भारतीय शिक्षा को बढ़ाने के लिए, और ये 1 लाख रुपए पहली बार इंडियन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और भारतीय साहित्य को और ज्यादा मजबूती से खड़ा करने के लिए, और भारत में विज्ञान रिसर्च सेंटर्स वगैरह स्थापित करने के लिए, और नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसे लाने के लिए पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही। लेकिन माना जाता है कि पैसे ज्यादा खर्च नहीं किए गए, भारतीय शिक्षा में ज्यादा पैसे नहीं लगाए गए थे।
ठीक है, इसका ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया गया था इन पैसों का, और कहा जाता है कि इन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था इन पैसों को। भारतीय शिक्षा के विकास के लिए इसमें ज्यादा कोई जो है कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया था, लेकिन यह जरूर कहा गया कि भारतीय शिक्षा के लिए पहली बार जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान जो था, वो प्रोविजंस था, वो इस एक्ट के माध्यम से लाया गया था। तो यहां तक की बात आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्ट क्या है इसके अंदर? दूसरा फैक्ट ये बता रहा है कि जो ईसाई मशीनरीज है, जो ईसाई मशीनरीज है, मशीनरीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं वो भी बात करूंगा मैं। ईसाई मशीनरीज को, मशीनरीज का मतलब ये होता है कि धर्म प्रचारक, यानी कि भारत में ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे उन्हें भारत भेजा गया, कलकत्ता भेजा गया कि जाइए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए आप, और भारत में जो कहीं न कहीं ईसाई जो वाद है उसको बढ़ाने की बात कही गई थी, और अपने धर्म को जो कहते हैं कि फ्लोराइज करने की बात कही गई थी। तो इस एक्ट में यह कहा गया था कि भारत में ईसाई मिशनरीज को भेजा जाएगा जो भारत में अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, और इसलिए भारत में ज्यादातर जो कैथोलिक जो चर्च है वो इन्हीं की देन माने जाते हैं। इस एक्ट में जो है पहली बार ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो विदेशी थे, इंग्लैंड के लोग थे, उन्हें भारत भेजा गया था कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए और लोगों को ज्यादा ज्यादा इस धर्म के साथ जोड़िएगा। तो इस एक्ट में यह बात भी कही गई कि ईसाई मिशनरीज को भारत में लाया गया और जिससे भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। तो ये दोनों बातें जो है चार्टर 1813 में आई। पहली बात क्या थी? इंडियन एजुकेशन के लिए पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी, और दूसरी चीज आई थी कि भारत में ईसाई मिशनरीज को भारत में भेजा गया था जिससे भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। 2 ही फैक्ट है, ज्यादा फैक्ट नहीं है। चलिए यहां तक का आपने लिख लिया होगा, जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं, चार्टर की बात आगे करूंगा। चलिए गुड। 1813 का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके साथ ही। ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होती हैं चार्ट एक्ट वाले, फिर मैं सारे सीरीज एक साथ ले आऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है हमारे साथ में? तीसरा पॉइंट और सुन लीजिएगा, यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाजत दी गई थी, और केवल यही कहा गया था कि इंग्लैंड से केवल कंपनी भारत में व्यापार करेगी और किसी को इजाजत नहीं होगी भारत में व्यापार करने की। यानी एक तरह की मोनोपोली मान लीजिए। भारत की जो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग है वो एक मोनोपोली पार्ट बन गया था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा मैं बताना चाहूंगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पे पहली बार 1813 के चार्ट एक्ट में पहली बार ये कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेडिंग में ये कॉमर्शियल फैक्ट्स पे जो मोनोपोली का अधिकार है, यानी कि जो कंपनी का व्यापार पे, भारतीय व्यापार पे एक अधिकार है, उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का व्यापार पर एक अधिकार, यानी कि मोनोपोली, समाप्त कर दी गई। ठीक है, लेकिन इसमें अपवाद भी है, ऐसा माना जाता है इसमें अपवाद भी है, पूरी तरह से समाप्त तो नहीं माने जाते। कि आप इसका कहने का मतलब क्या है, मैं पूरा सेंटेंस समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पूछा जाता है, आप चिंता मत कीजिएगा, आराम से इस टॉपिक को बताऊंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 1813 के चार्ट एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही मान के चलते हैं कि 1813 चार्ट एक्ट में ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि भारत में कंपनी का जो ट्रेडिंग पर जो एक अधिकार है भारत में, वो समाप्त कर दिया जाएगा। अब जो मोनोपोली है कंपनी की भारत की ट्रेडिंग के लिए, वो समाप्त कर दी गई थी, और अब सभी ब्रिटिश को, भारत में जो सभी ब्रिटिश के लोग थे उन्हें भारत में व्यापार करने की इजाजत दे दी गई थी। कंपनी के अलावा जो ब्रिटिश लोग हैं, जो सभी ब्रिटिश अधिकारी हैं, कोई भी है, तो बताना चाहूंगा इसका मतलब क्या है, इसका मींस क्या है, इस लाइन का मींस क्या है, देखिएगा। यानी कंपनी का व्यापार पर एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, इसका मींस क्या है, इसका मतलब बता देता हूं बच्चे। इसका मींस है कि ऑल ब्रिटिश अब भारत में व्यापार कर सकते हैं। पहले क्या था, केवल कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी, बाकी कोई लोग व्यापार नहीं करेंगे। अब ये फैक्ट्स क्यों आया, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, मैं अपवाद बताना चाहूंगा आपको, एक अपवाद भी बता रहा हूं आपको। अपवाद क्या है इसमें? अपवाद ये है मेरे बच्चे कि चीन के साथ
चीन के साथ किसका? कहते हैं चाय का और अफीम का व्यापार केवल कंपनी करेगी, बाकी किसी को अधिकार नहीं होगा। तो ये कहीं कहीं मोनोपोली का अपवाद माना जाता है। एक तरफ से मोनोपोली को समाप्त करने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चीन के साथ जो है कंपनी का एक विशेष अधिकार भी लागू कर दिया गया कि चीन के साथ चाय का एवं अफीम का व्यापार ओनली कंपनी करेगी, ये कहा गया था। अब ये सारे जो फैक्ट्स बता रहा हूं मैं किस आधार पे हुए, ऐसा क्या चेंजेस हुआ यूरोप में, ऐसा क्या हुआ कि वहां पे कंपनी की जो मोनोपोली है वो समाप्त कर दी गई और पूर्णतः सभी को कहीं ना कहीं कहा गया कि अब आप भारत में व्यापार कीजिए और ब्रिटिश आर इंडिपेंडेंट टू ट्रेडिंग इन इंडिया। तो भारत में इंडिया में व्यापार करने के लिए क्यों कह दिया, क्या वजह रही गई थी? तो ये भी एक फैक्ट है। इससे पहले मैंने दो फैक्ट्स बताया आपको। पहला फैक्ट बताया कि भारत की शिक्षा के लिए लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं मानी जाती। फिर दूसरा, ईसाई मिशनरीज को भारत में भेजा गया कि आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिएगा। और तीसरी बात की कंपनी की जो ट्रेडिंग में, भारतीय ट्रेडिंग में मोनोपोली का अधिकार था समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन का चाय के साथ में जो कंपनी का और अफीम का व्यापार था वो लगातार जारी रहा, इसकी मोनोपोली को नहीं तोड़ा गया। तो कहीं नहीं ये मोनोपोली जारी रही है। तो इतना समझ लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, इतनी जल्दी से कंपनी की मोनोपोली को क्यों हटा दिया गया था। देखिए इसके पीछे दो फैक्ट्स हैं, मैं आपको लिखूंगा नहीं, मैं आपको केवल ओरली बताऊंगा, आप समझ जाओगे आराम से। दरअसल हो क्या रहा था कि यूरोप महाद्वीप में नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो कहीं ना कहीं पैदा हो रहा था। और नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इंग्लैंड के जो व्यापार था, जो क्योंकि इंग्लैंड में तो रेवोल्यूशन चल रही थी, यानी कि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, और पूरे यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोप में कहीं नेपोलियन बोनापार्ट का अधिकार जम रहा था। तो उसने नेपोलियन बोनापार्ट ने एक नीति चलाई थी, महाद्वीपीय व्यवस्था, बहुत फेमस है ये। तो महाद्वीपीय व्यवस्था उन्होंने चलाई थी। आप इसको याद रखना और बाद में इसको लिख लेना, ये नोट डाउन करने वाला फैक्ट है, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था की वजह से क्या होता है कि यूरोप में इंग्लैंड का व्यापार प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आधा जो यूरोप महाद्वीप होता है वो नेपोलियन के अधिकार में आ जाता है, और नेपोलियन नहीं चाहता कि इंग्लैंड की बनी हुई चीजें यूरोप महाद्वीप में बेची जाए, इसलिए उन्होंने महाद्वीप व्यवस्था शुरू कर दी। अब भारत, अब कहीं ना कहीं यूरोप में जो इंग्लैंड का सामान था वो बिकना बंद हो गया। अब वहां का जब इंग्लैंड का सामान यूरोप में बिकना बंद हो गया तो इंग्लैंड में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, वहां पे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, वहां पे तो औद्योगिक क्रांति हो रही है, तो सामान बन रहा है और पूरा फैक्ट्री इंडस्ट्री चल रहा है। तो वे अपना सामान बेचने के लिए कहां जाएंगे? यूरोप तो उसके लिए बंद हो गया, यूरोप बाजार तो बंद हो गया उनके लिए, तो कहीं ना कहीं अपना सामान बेचने के लिए कहां जाएंगे? तो कहा गया कि ठीक है भाई, अब कंपनी के अलावा जो और ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं वो भारत में या कहीं ना कहीं कंपनी के अधीन जितने भी जो प्रांत है या कहीं ना कहीं जो उनके क्षेत्र अधिकार है, वहां पे कंपनी के अलावा जो ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं या जो भी इंडस्ट्रियल जो व्यापारी हैं वे अपना सामान वहां उन देशों में जाकर बेच सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं कंपनी की जो मोनोपोली थी उसे नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था की वजह से धक्का लगा था। तो ये भी समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस आपको एक दो पॉइंट में लिखना है। इस तरह लिखना है कि नेपोलियन का यूरोप पे अधिकार होने की वजह से, और उन्होंने क्या किया कि यूरोप महाद्वीप में महाद्वीपीय व्यवस्था यूज कर दी उन्होंने, और ये कहा गया, इस महाद्वीप व्यवस्था में कहा गया कि इंग्लैंड का सामान जो है वो यूरोप महाद्वीप में नहीं बिकेगा, और इससे क्या हो, इंग्लैंड के जो व्यापारी थे उन्हें नुकसान हो रहा था। अब उस नुकसान से बचने के लिए क्या कहा गया, वहां की इंग्लैंड की सरकार ने कहा कि कंपनी का जो एक अधिकार है, मोनोपोली है किसके ऊपर, व्यापार के ऊपर, वो अब समाप्त कर दी जाएगी, और ब्रिटिश के सारे ट्रेडर्स को अब अधिकार होगा कि कहीं पे जाकर भी जहां जहां ब्रिटिश के जो कंपनी के जो सत्ता है, कंपनी की जो क्षेत्र अधिकार है, वहां पे अपना सामान बेच सकते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उनको जो है मोनोपोली लानी पड़ी, ये भी एक फैक्ट है। देखिए मैं आपसे पहले बता था कि आप अपने वर्डों का इस्तेमाल करें, अपने नोट्स में अपने शब्दों का इस्तेमाल करें, अपने टर्म्स का इस्तेमाल करें, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टीचर की आप हूबहू जो लैंग्वेज होती है उससे इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी, अपने नोट्स खुद के बनाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, यूपीएसआई में यहीं से क्वेश्चन आएगा, 101% क्वेश्चन आएगा। इन चार्टर एक्टों में से, इन रेगुलेटिंग एक्टों में से, कहीं ना कहीं इन इंडियन काउंसिल एक्टों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा। आप प्लीज अच्छे से तैयार करके चलिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए, आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको तैयार करके चलना है, इतना समझ लीजिएगा। दूसरी फैक्ट बताना चाहूंगा मोनोपोली पे, एक दूसरी फैक्ट मुझे याद आ गया। कहते हैं कि एडम स्मिथ जी बहुत अच्छे इतिहासकार रहे हैं, सॉरी अर्थशास्त्री रहे हैं। एडम स्मिथ कहा जाता है द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है एडम स्मिथ को, और उन्होंने कहा था वे कहीं ना कहीं स्वतंत्र व्यापार की नीति पे चलते थे।
कि हर देश के लिए अपना व्यापार जो है स्वतंत्र होना चाहिए, कोई कहीं भी व्यापार करो। तो एडम स्मिथ की स्वतंत्र व्यापार की नीति से भी कहीं कहीं इंस्पायर होके जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या किया कि भारत में जो मोनोपोली थी कंपनी को समाप्त कर दी। तो दो फैक्ट्स है जो मोनोपोली को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। तो यहां तक की बातें अगर समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया, आपने नोट्स बना लेना, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आगे का लेक्चर लेके चलता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काम है, आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वास्तव में। जब भी आप पढ़ेंगे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वास्तव में। मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप समझ नहीं रहे, आप सीरियस नहीं ले रहे हैं। बेटा सीरियस लो, अगर सीरियस नहीं लोगे तो स्थिति खराब हो जाएगी आपकी बहुत ज्यादा। तो प्लीज आप अपने जो स्टडी है, अपना जो स्टडी मटेरियल्स है उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए मैं आगे चलता हूं, चौथा पॉइंट बताना चाहूंगा। चौथा पॉइंट क्या था, मैंने कहा था जो लोकल बॉडीज थी, जो स्थानीय, इससे पहले 1793 की चार्ट में मैंने बताया था कि बंगाल में, मद्रास में और किसमें बेटा, मद्रास में, बंगाल में और बंबई में स्थानीय स्तर पे कहीं ना कहीं नगर निगम की स्थापना कर दी गई थी। अभी नगर निगम को यह भी अधिकार दिया था कि आप टैक्सेस लगा सकते हैं, जैसे हाउस टैक्सेस है, वाटर टैक्सेस है और यानी आपका जो सफाई टैक्सेस है, यानी कि सैनिटेशन टैक्सेस है, आपको टैक्स लगाने का अधिकार है। और अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा तो उसे दंडित या फाइन करने का भी अधिकार है। तो यहां पे एक बात अच्छी कही गई कि स्थानीय निकायों को टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया, लगाने का अधिकार दिया। और जो टैक्स नहीं देंगे, स्थानीय निकायों को कहा गया जो टैक्स नहीं देंगे, आपको ये राइट्स भी, आपको ये अधिकार भी है कि आप उसे फाइन कीजिए, आप उसे फाइन कीजिए आप, या उस पर क्या कीजिए, पनिशमेंट कीजिए आप, या तो उस पर आप फाइन लगाइए, पनिशमेंट कीजिए। तो ये भी एक विशेष कार्य रहा, इस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये भी कार्य। चलिए अब नेक्स्ट वाला कार्य बता देते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें पांचवा पॉइंट जो है वो आ जाएगा, मैं देख लेता हूं, नीचे आ जाएगा, हाँ डेफिनेटली आ जाएगा, इसमें है ये वाली गुंजाइश। तो पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, ये 5 पॉइंट क्या कह रहा है। चलिए पांचवा पॉइंट बताती है कि जो शेयर होल्डर्स थे, जो कंपनी के शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा कंपनी में लगाया था, उन कंपनी के शेयर होल्डर को कहा गया कि जो लाभांश होगा, जो भी कंपनी का लाभांश होगा उसमें से 10.5% जो है आपको दिया जाएगा। तो ये हमारी कहानी थी। चलिए और यहां पे क्या, शेयर होल्डर्स, कंपनी के शेयर जो होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स को लाभांश का 10.5% जो है वो मिलेगा। तो मैं जल्दी जल्दी से बोल देता हूं मैंने क्या पढ़ा है बेटा। 1813 के चार्टर एक्ट में मेरी आंखों में आंखें देखिएगा और मुझसे नजरें मिला के बात कीजिएगा, मेरे साथ ही आपको बोलना है। सबसे पहला है 1813 का चार्टर एक्ट। पहले क्या बताया गया, सबसे पहला है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन खर्च नहीं किए गए, कोई बात नहीं। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पॉइंट में मैंने क्या कहा, जो स्थानीय निकाय, चलो मैं क्रम वाइज ही बता देता हूं क्योंकि जो क्रम वाइज में लिखा मैं उसी के अकॉर्डिंग बताता हूं। तो पहले नंबर पे 1 लाख रुपए खर्च फॉर शिक्षा के लिए, इंडियन एजुकेशन के लिए खर्च नहीं किए गए, लेकिन पहली बार जो है पैसे आए थे। दूसरा है जो ईसाई मशीनरीज कम टू इंडिया में भारत चलिए, कलकत्ता चलिए, और वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आई थी। नंबर 3 कंपनी की मोनोपोली जो ट्रेनिंग पे थी वो समाप्त कर दी गई, लेकिन चीन का चाय के साथ जो था, जो कंपनी का चीन के साथ चाय का व्यापार था, अफीम का व्यापार था, लगातार जारी रहा, उसमें मोनोपोली चलती रही। उनकी वजह क्या थी, नेपोलियन की महाधिव्यवस्था और एडम स्मिथ की मुक्त व्यापार नीति, फ्री जो ट्रेडिंग पॉलिसी थी, उसकी वजह से ये सिस्टम चलता रहा। और तीसरी सबसे बड़ी स्थानीय जो शासन था, स्थानीय जो निकाय थे, उनको टैक्सेस भारत में लगाने के, भारतीय पे टैक्सेस लगाने का अधिकार दे दिया गया था कि भारतीय पे टैक्सेस लगा सकते हैं। और जो शेयर होल्डर्स थे उनको अपने लाभांश का, कंपनी के लाभांश का 10.5% मिलना लगेगा। ये बात थी हमारी आपकी। इसके साथ मैं लेक्चर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।